हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार आज डिस्कस करने जा रहे हैं जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा पब्लिश्ड सैंपल पेपर है उसको। और चूंकि अंत तक देखिएगा क्योंकि हम केवल पेपर ही डिस्कस नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को भी बताते चलेंगे ताकि इससे रिलेटेड इसके आसपास का भी कोई सवाल आता है तो आप जवाब देने में सक्षम होंगे। यानी कि अगर आप इस सैंपल पेपर का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इससे जुड़े बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने में आप सफल होंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में मदद करेगा, बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और आपकी तैयारी थोड़ी कमजोर है तो बहुत अच्छी हो जाने वाली है। तो हमारे साथ बने रहिए अंत तक। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। द एक्रोनिम SSH स्टैंड्स फॉर, SSH का मतलब क्या होता है? S फॉर सिक्योर्ड एंड SH सेल से लिया गया है, यानी सिक्योर्ड सेल। कभी भी सॉफ्टवेयर सेल नहीं होता, सेफ सेल नहीं होता, होता ही नहीं ये टर्म, और सिंपल सेल नहीं होता। तो इसका आंसर होगा सिक्योर्ड सेल, यानी कि C। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है Which of the following is an example of social networking website? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट जिसपे कि हम एक पीपल दूसरे पीपल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपना ओपिनियन डालते हैं, वो उस पर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, अच्छा लगा तो शेयर करते हैं, ऐसा कुछ। तो सब लोग जानते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में आज ढेर सारे हैं, जैसे कि फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसी तरह का ट्विटर हो गया, या लिंक्डइन है, ये भी सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो ढेर सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। तो इसमें जो नाम दिया हुआ है उसमें अगर गौर करें तो विकिपीडिया जो है इंसाइक्लोपीडिया है, फ्री इंसाइक्लोपीडिया है, जिस पर कि इंफॉर्मेशन होता है किसी भी पॉपुलर प्लेस के बारे में, या पर्सन के बारे में, या कंपनी के बारे में, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में। तो ये इंसाइक्लोपीडिया है। facebook.com जो अभी नाम लिए उसमें शामिल था, तो facebook.com को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। cbse.gov.in जैसा नाम से लग रहा है, gov.in लगा हुआ है, यानी गवर्नमेंट का साइट है सीबीएसई के लिए। और NCERT जैसा नाम से यहां पर हम देख पा रहे हैं NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि गवर्नमेंट का ही साइट है, और NCERT के लिए है, उसका है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब आप सीबीएसई के बारे में सवाल पूछा जाए, या विकिपीडिया के बारे में पूछा जाए, या NCERT के बारे में पूछा जाए, आपके पास इन सवालों के जवाब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है M in HTML स्टैंड्स फॉर। HTML में M का मतलब क्या होता है? एक्चुअली HTML बहुत ही आसान लैंग्वेज है, जो कि वेब पेज डिजाइन करने के लिए होता है। सिंपल सी बात है। और इसमें जो वर्ड्स होता है उसका मीनिंग एज इट इज होता है, और उसका यूजेज भी वही होता है, तो सबसे आसान होता है। तो HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो M फॉर मार्कअप होता है, यहां पर ऑप्शन डी में दिया हुआ है मार्कअप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है ए ब्लैंक इज एन ऑनलाइन जर्नल, यानी इसमें से कौन सा ऑनलाइन जर्नल है या इंफॉर्मेशनल वेबसाइट, जो कि इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है, जहां की जो कि रन बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप, या तो इंडिविजुअल या ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है, या कॉर्पोरेशन के द्वारा चलाया जाता है, दैट ऑफर्स रेगुलरली अपडेटेड कंटेंट अबाउट ए टॉपिक। किसी भी टॉपिक के बारे में अपडेटेड कंटेंट प्रोवाइड करता है, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होता है। और इसे हम क्या कहते हैं? न्यूज ग्रुप कहेंगे। जैसा नाम से लग रहा है ये न्यूज ग्रुप है, न्यूज के लिए स्पेशली है। www वर्ल्ड वाइड वेब एक वेबसाइट प्रोटोकॉल है। ई ग्रुप, ये जैसा नाम से लग रहा है ये ग्रुप के लिए होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एक ही होता है, और ये है ब्लॉग। तो चारों के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे दिए हैं, ताकि अगर थोड़ा क्वेश्चन बदल भी जाए और ये ऑप्शन कहीं भी शामिल हो तो आप रिलेट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वैल्यू फॉर द टारगेट एट्रीब्यूट ऑफ ए टैग। ए टैग में
ये ढेर सारा एट्रीब्यूट है दरअसल में ए टैग का, जो कि टारगेट के अंदर लिखा जाता है। तो टारगेट में ऐसा कौन सा टैग है जो कि नहीं होता है? तो एक्चुअली बॉटम कभी नहीं होता, टॉप होता है, टॉप पे खोलने के लिए, अपर फ्रेम में जाने के लिए, लेफ्ट होता है, सेल्फ होता है सेम फ्रेम में खोलने के लिए, और ब्लैंक होता है अलग फ्रेम यानी कि अलग ब्राउजर या टैब में खोलने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि डी यानी बॉटम नाम का कोई नहीं होता। नेक्स्ट अगला सवाल है, लिंक, वी लिंक, ए लिंक आर एट्रीब्यूट ऑफ ब्लैंक टैग, यानी कि ए लिंक, वी लिंक या लिंक जो होता है वो एट्रीब्यूट जो है किस टैग में होता है? बॉडी टैग में, ए टैग में, HTML में या IMG में? जैसा हम जानते हैं HTML सिंपली HTML मार्कअप लैंग्वेज है जो कि HTML से शुरू होकर HTML पर बंद हो जाता है, उसका अपना टैग नहीं होगा वहां पे। तो नेक्स्ट आता है IMG, ये इमेज के लिए होता है, यहां लिंक नहीं होता, ए लिंक, भी लिंक। लिंक हमेशा ए एट्रीब्यूट में होता है, लेकिन ए एट्रीब्यूट जो होता है वो स्पेसिफिक लिंक के लिए होता है, यानी एक लिंक बनाने के लिए होता है। तो इसमें भी अगर डिफाइन कर देंगे तो बाकी लिंक पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये बॉडी टैग के लिए होता है, कारण कि बॉडी टैग के अंदर ही जो सारा कंटेंट हमारा होता है, और बॉडी टैग में अगर डिफाइन किया जाएगा कि ए लिंक का कलर क्या होगा और वी लिंक यानी विजिटेड लिंक का कलर क्या होगा या लिंक का कलर क्या होगा, तो उससे बॉडी के पूरे कंटेंट में कहीं भी अगर ए टैग है, जो कि जनरली दूसरे पेज के लिंक के लिए हम ए टैग बनाते हैं, तो कहीं भी ए टैग अगर है तो उस सारे ए टैग पे वो इफेक्ट डालेगा। तो अगर रिलेटिविटी अगर हम चेक करें कि कहां होना चाहिए, तो हम अपने केवल हमें अगर मतलब पता है कि बॉडी टैग के अंदर ही सारा पेज होता है, HTML के अंदर खुद बॉडी होता है, HTML के अंदर केवल बॉडी नहीं होता है और भी होता है जहां लिंक का कोई मतलब नहीं बनता है, तो फिर HTML में क्यों हो? तो अगर हम रिलेशन भी चेक कर लेते हैं तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला है, द डैश एट्रीब्यूट ऑफ IMG टैग स्पेसिफाइड एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड, यानी कि अगर इमेज नहीं डिस्प्ले कर रहा है ब्राउजर में तो कौन सा ऐसा टैग है जो कि अल्टरनेट टेक्स्ट को दिखाने का काम करेगा? तो जैसा कि पहले बता चुके हैं, जो इसमें लैंग्वेज होता है वही मीनिंग होता है और वही यूजेज होता है, खास करके HTML में। तो एट्रीब्यूट को हम सीधे यहां अल्टरनेट दिया है, अल्टरनेट को अगर मैच करें तो अल्ट से मैच कर जाता है, एक्चुअली अल्ट ही होता है। वैसा ब्राउजर जहां इमेज नहीं दिख पाया, चाहे लिंक फेल होने के कारण इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, या वैसा ब्राउजर जिसमें इमेज दिखाने की एबिलिटी ही ना हो, जिसको हम टेक्स्ट ओनली ब्राउजर कहते हैं, वहां पे इमेज न दिख के अल्टरनेट टेक्स्ट दिखेगा। सिंपल अल्टरनेट, ये पूरा नहीं होगा, वो भी चूंकि मैच कर रहा है लेकिन पूरा नहीं होगा। पूरा वर्ड बहुत कम जगह पे लिया गया है HTML में, जैसे बोल्ड के लिए B यूज होता है ना कि BOLD यूज होता है, इटैलिक के लिए ITLIC नहीं लिखते बल्कि I लिखते हैं। तो शॉर्टकट फॉर्म हमें अधिकतर फॉलो होता है। इमेज के लिए IMG लिखते हैं ना कि इमेज लिखते हैं। तो जनरली वर्ड का शॉर्टर फॉर्म HTML फॉलो करता है, तो लगभग जगह पे शॉर्टर फॉर्म ही चलेगा। हर लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर होता है, इंग्लिश का ग्रामर है, हिंदी का भी ग्रामर है, उसे व्याकरण कहते हैं, बात अलग है। संस्कृत का भी व्याकरण होता है। तो HTML अगर लैंग्वेज है तो इसका भी अपना व्याकरण होगा। तो हमें अगर रूल्स पता है कि क्या व्याकरण ये फॉलो करता है तो हम इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट, Which of the following tag can be used to draw a horizontal line? जैसा हमने कहा है लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, कौन सा टैग होगा? तो जैसा पहले बता चुके हैं, वर्ड को ये फॉलो करता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी लाइन के लिए रूल यूज करते हैं HR, दैट विल बी आंसर। लाइन कभी नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। H रूल ये फुल फॉर्म यूज नहीं करता, इसलिए ये भी नहीं होगा, HR होगा। वैसे थोड़ा सा HTML में ज्यादा टैग नहीं है, अगर एक नजर भी आप पूरे HTML के टैग पे डाल लेते हैं तो आपको लगभग चीजें याद रहने वाली हैं। तो HR होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा है, इन HTML DL, DD एंड DT टैग, DL डिफिनेशन लैंग्वेज, DD डिफिनेशन डेटा और DT डिफिनेशन टेबल के लिए यूज होता है। टैग्स आर यूज टू क्रिएट, जैसा कि हम डिफिनेशन बोलते आ रहे हैं, निश्चित रूप से ये डिफिनेशन से रिलेटेड है। DL यानी डिफिनेशन लिस्ट
इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है ए सॉफ्टवेयर डैश इज लीगल इंस्ट्रूमेंट स्पेलिंग मिस्टेक है, गवर्निंग होना चाहिए था, नहीं सही है, गवर्निंग द यूज और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। वो कौन सा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए सॉफ्टवेयर को लीगलाइज किया जाता है? तो इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस, सॉफ्टवेयर लॉ नहीं। सॉफ्टवेयर का अपना लाइसेंस होता है जो कि उसको लीगलाइज करने के लिए होता है, पायरेसी डुप्लीकेशन के लिए यूज होता है, डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल्स जानने के लिए यूज होता है, और लॉ कानून है जो गवर्नमेंट बनाती है। तो सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंस होता है, जैसे गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होता है जो कि आपके ड्राइविंग को लीगलाइज करता है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट अगला है एसर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन। एसर्शन एक वर्ड के रूप में दिया हुआ है, एक सेंटेंस के रूप में दिया हुआ है जहां की कोई स्टेटमेंट कहा गया, वो एसर्शन है। और रीजन में क्या होता है कि रीजन बताया जाता है कि ये स्टेटमेंट इस कारण से सही है, यानी रीजन जो स्टेटमेंट ए में यानी एसर्शन में कहा गया उसको जस्टिफाई करता हुआ रीजन होता है। यानी रीजन ये बताएगा कि एसर्शन ए एग्जैक्टली क्यों है। तो हमें एसर्शन और रीजन पढ़ने हैं और बताना है कि इसमें से कौन सा सही आंसर है। सर्च इंजन इज ए हार्डवेयर डिवाइस। सर्च इंजन कोई हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर डिवाइस। गूगल सर्च इंजन है तो गूगल कोई हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर में कंप्यूटर होता है, सीपीयू, कंप्यूटर तो कुछ कॉम्बिनेशन है एक्चुअली। अगर हम कहें तो सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब हार्डवेयर है। तो सर्च इंजन हार्डवेयर नहीं है, ये यहीं पे गलत हो गया, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। गूगल सर्च एंड माइक्रोसॉफ्ट बिंग आर टू पॉपुलर सर्च इंजन, ये सही है। पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, ए फॉल्स, ये ट्रू, यानी कि इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी एसर्शन और रीजन से है। एसर्शन ए में कहा गया सीएसएस सेव्स ए लॉट ऑफ वर्क। सीएसएस बहुत सारे काम से हमें बचाता है, शॉर्ट में हम कर सकते हैं, जहां इतना लंबा करने की जरूरत हो उसको इतना में ही हम पूरा कर लिए। इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेज ऑल एट वंस। ये मल्टीपल वेब पेज को कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल सीएसएस मल्टीपल वेब पेज को कंट्रोल कर सकता है। यानी कि एक सीएसएस फाइल बना ले, हम मल्टीपल फाइल से टैग कर देंगे और उस पर सब पे इफेक्ट चला जाएगा। अगर सीएसएस हम इनलाइन लिख रहे हैं यानी उसी पेज पे लिख दे तो उसको इनलाइन सीएसएस कहेंगे, तो केवल उस पेज पे काम करेगा। लेकिन ये भी स्टेटमेंट सही है, हम एक्सटर्नल फाइल में भी रख सकते हैं और मल्टीपल पेज से टैग कर सकते हैं। रीजन कह रहा है ऑल द रिक्वायर्ड स्टाइल सेटिंग कैन बी स्टोर्ड इन एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट, बिल्कुल स्टोर किया जा सकता है। एंड ए लिंक टू इट बी एडेड इन द हेड सेक्शन ऑफ ईच वेब पेज, ये भी सही है। यानी सीएस पहला जो कहा गया वो दूसरा उसको जस्टिफाई यहां पे कर रहा है। अब आंसर देखिए, बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू, बिल्कुल, एंड रीजन आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए, यानी फर्स्ट सही आंसर होगा। आगे पढ़ने की हमें जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये 100% मैच कर रहा है। अब हम देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में राइट 2 मार्क्स है, यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है राइट एनी 2 पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इन बिटवीन, इन दोनों में कंपैरिजन के लिए कोई 2 पॉइंट बताने हैं, एसएमएस एंड एमएमएस। तो एसएमएस का यूज तो आप सब लोगों ने निश्चित रूप से किया होगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस, और एमएमएस मल्टीमीडिया सर्विस है, मल्टीमीडिया। एक्चुअली जब हम मैसेज टेक्स्ट के रूप में भेजते हैं, सिंपल ABC अल्फाबेट्स वर्ड सेंटेंस का यूज करके, तो वो कहलाता है एसएमएस। और उसमें कोई भी मल्टीमीडिया थिंग ऐड होता है। मल्टीमीडिया मीन्स एक से ज्यादा मीडिया, जैसे कि टेक्स्ट के साथ इमेज है या वीडियो है, ऑडियो है, तो वो मल्टीमीडिया मैसेज कहलाता है। तो पहला अंतर यही हो गया कि एसएमएस टेक्स्ट बेस्ड होता है, मल्टीमीडिया जो होता है उसमें मल्टीपल मीडिया सपोर्ट होता है, यानी कि इमेज भी हो सकता है, वीडियो या ऑडियो भी हो सकता है, या और भी अदर फाइल्स हो सकते हैं। तो पहला अंतर। दूसरा अंतर ये कि टेक्स्ट बेस्ड जो मैसेजेस हैं वो सारे मोबाइल सपोर्ट करते हैं, और मल्टीमीडिया मैसेज के लिए निश्चित रूप से मोबाइल का मीडिया सपोर्टेड होना चाहिए, तभी हम वो चीज देख पाएंगे। नेक्स्ट 14,
व्हाट इज ई लर्निंग? मेंशन इट्स टू मेन एडवांटेज। ई लर्निंग क्या होता है और इसके एडवांटेज क्या होते हैं? जैसे कि आप अगर अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये भी ई लर्निंग है। इसका एडवांटेज क्या है? पहली बात ये कि आप घर पे हैं और घर पे बैठे बैठे देख पा रहे हैं, पहला तो यही हो गया, यानी आप अपने होम से इस चीज को देख पा रहे हैं। नंबर 2 कि आप इसे जितनी बार चाहें रिपीट कर सकते हैं, जो कि ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा संभव नहीं है। टीचर आए, जो उन्हें बताना था, जो कंसेप्ट बताने थे बताया, चले गए। जरूरी नहीं कि सारा कंसेप्ट आप एक बार में याद ही कर लें या आपके ध्यान में ही सारा रह जाए। रिपीट करने का कोई ऑप्शन नहीं जब तक आप टीचर से रिक्वेस्ट ना करें। तो दूसरा एडवांटेज ये। तीसरा ये कि आप रिपीट, ये तो हो गया रिपीट से रिलेटेड। तीसरा एडवांटेज ये होगा कि आप जब ऑफलाइन क्लासेस करते हैं तो वहां पर आप उसके टाइम से बंधे होते हैं, और ई लर्निंग आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको रात के 11 बजे समय है तो 11 बजे भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। सुबह 6 बजे समय है या आप अपने आप को पा रहे हैं कि हम पढ़ सकते हैं इस समय, उस समय पढ़ सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में क्या होगा कि आपको वहां तक जाना पड़ेगा और वहां जो समय दिया गया है उस समय पे ही जाना होगा। अदर समय पे हो सकता है अलाउ ना किया जाए, या हो सकता है कि उसी समय क्लास चलता हो। तो बहुत सारे एडवांटेज है, लेकिन चूंकि शॉर्ट आंसर है, 1-2 बता दिया, ये इतना सफिशियंट होगा। नेक्स्ट, ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ ई गवर्नेंस इन एनी कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन ये नहीं है, उसी का और पार्ट है, दोनों में से कोई एक ही लिखना है। ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ ई गवर्नेंस इन एनी कंट्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसी भी देश का विकास जो होता है उसमें ई गवर्नेंस का रोल क्या है? ई गवर्नेंस मतलब ऐसा गवर्नेंस जो कि इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया के जितने भी माध्यम हैं उसका उपयोग करके किया जाता हो, जैसे इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब के माध्यम, ये सब अगर ऐड किया जाए गवर्नमेंट के कामकाज में तो कैसे वो उस कंट्री के ग्रोथ में मदद करता है। तो हम एडवांटेज से परिचित हैं। कोई मैसेज अभी भेजते हैं, अभी डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, पोस्ट से भेजेंगे तो समय लगेगा। पहला एडवांटेज ये है कि काम फास्ट हो जा रहा है, इसलिए ग्रोथ ज्यादा होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि फिजिकल भेजने में कॉस्ट ज्यादा है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज किया जाता है तो हम इंफॉर्मेशन को चीपेस्ट रेट पे हम डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं। तो दूसरा यही एडवांटेज हो गया, और हम समझते हैं ये 2 एडवांटेज काफी होगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। Compare 3G and 4G मोबाइल टेक्नोलॉजी ऑन एनी 2 मेजर पॉइंट्स। 3G मोबाइल टेक्नोलॉजी और 4G। तो 3G का बैंडविड्थ कम होता है 1.8 से 2.45 गीगाहर्ट्ज तक, जबकि जो 4G टेक्नोलॉजी है वो 2.5 गीगाहर्ट्ज से लेकर 8 गीगाहर्ट्ज तक बैंडविड्थ होता है। पहला तो यही अंतर हो गया। दूसरा ये कि चूंकि बैंडविड्थ ज्यादा होता है, हायर स्पीड सपोर्ट करता है 4G 3G के मुकाबले। 3G पे वीडियो प्ले करेंगे तो स्लो होगा, 4G पे करेंगे तो फास्ट होगा। वैसे टेक्स्ट और ऑडियो में कोई खास अंतर पता नहीं चलेगा, लेकिन वीडियो में खास करके हमें पता चलता है। तो वीडियो डिलीवरी जो होता है 4G में फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट, which software are termed as open source software? Name any two such software. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हम किसे कहते हैं? वैसा सॉफ्टवेयर जिसके लिए हमें लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती और जिसका सोर्स कोड ओपन होता है, यानी सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए जो लिखा गया है कोड वो भी ओपन है, उसको हम ले सकते हैं, उसमें इच्छानुसार मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन है और किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं हमने बता दिया, फ्री होता है पहली बात, और दूसरी कि इसका सोर्स अवेलेबल है, उसमें हम कुछ भी अपने अनुसार चाहे तो एडिट कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं होती। इसके बड़े कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। 2 एग्जांपल्स भी देना है तो विंडोज जो है, जो हर कंप्यूटर में देखने को मिलता है, ओपन सोर्स नहीं है। उबंटू
दूसरी तरफ अगर कहें लिनक्स, उसी का वर्जन है उबंटू, तो लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, पीएचपी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जावा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ओपन सोर्स हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डिस्कस ब्रीफली। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब क्या होता है? तो कोई भी ऐसा चीज जो हमने क्रिएट किया है, सपोज हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, तो हम चाहते हैं, या हमने कोई कंपनी खड़ा किया है, कोई ब्रांड है जिसको हमने पॉपुलर कर लिया है, तो हम नहीं चाहेंगे कि उसी ब्रांड, उसी नाम का यूज कोई और कर ले। जिस नाम से सॉफ्टवेयर बनाया है वो नाम कोई और ना यूज कर ले, और हमारे पॉपुलरिटी का एडवांटेज कोई और उठा के चला जाए। ऐसा ना करे, इसके लिए गवर्नमेंट का एक विंग होता है जहां से हम अपने प्रॉपर्टी को, जो भी हमने क्रिएट किया है वो हमारा प्रॉपर्टी है, उसको हम रजिस्टर्ड करवाते हैं, और रजिस्टर्ड कराने के बाद जो भी रजिस्टर्ड कराया है उसका वो अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी का यूज कोई और, सपोज अगर कोई नाम है, कोई ग्राफिक मटेरियल है, उसका भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकता है, तो उसका यूज कोई और इलीगल वे में अगर करेगा तो हम उस पर क्लेम कर सकते हैं। तो कोई भी पर्सन या कंपनी अगर कुछ क्रिएट करती है और उसको कोई नाम देती है, तो उसके नाम का, उसके लोगो का कंटेंट के लिए कॉपीराइट कराना होता है। तो उसके नाम या लोगो, इसके लिए हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है उसको एप्लीकेशन देना होता है, और वहां से हमें वो रजिस्टर कराना होता है। इस तरह वो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, जिसको एज ए प्रॉपर्टी, जैसे जमीन होता है, या बिल्डिंग होती है, या फ्लैट होता है, या कोई भी ऐसी चीज जो प्रॉपर्टी है जिसको हम खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो उसी तरह हम अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो हमारा क्रिएशन है उसको भी हम बेच सकते हैं अगर इच्छा हो तो, या कोई और है, हमारी जरूरत है तो हम उससे खरीद भी सकते हैं। लेकिन विदाउट परमिशन अगर कोई यूज करेगा तो उस पर हम क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेंशन एनी टू पर्पसेस ऑफ यूजिंग कमेंट्स व्हाइल डिजाइन ए HTML वेब पेज। HTML वेब पेज पे जब हम डिजाइन कर रहे होते तो वहां कमेंट हम क्यों लिखें? एक्चुअली केवल HTML में कमेंट नहीं लिखा जाता, और लिखना जरूरी भी नहीं होता, लिखना चाहिए लेकिन, पर क्यों ये बताना है। चूंकि कमेंट का यूज हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामर करते हैं। कारण ये होता है कि कोई लॉजिक जो होता है वो कंप्यूटर लैंग्वेज में होता है, C++, जावा, PHP, ये सारे कंप्यूटर लैंग्वेज हैं जिसमें कि हम उसने कोई लॉजिक लिखा, कोई प्रोग्राम लिखा, या वेब पेज बनाने के लिए HTML में लिखा, तो वहां पर वो लैंग्वेज यूज है, HTML यूज है। तो किसी भी सेक्शन को इजीली समझने के लिए, ताकि इस सेक्शन में है क्या, बिना उसके लैंग्वेज में जाए और उस लैंग्वेज के डिटेल में कहाँ क्या मेंशन है उसको पढ़े हुए हम अगर उस सेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, तो बेहतर है कि हम कमेंट सेक्शन का यूज करें और वहां ये डिस्क्राइब कर दें कि ये जो सेक्शन बनाया गया है वो इस पर्पस के लिए है। तो पहला तो ये कि उस सेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, ताकि हम इजीली वहां तक पहुंच पाएं सर्च करके, और हमको पूरा लॉजिक ना पढ़ना पड़े, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर डॉक्यूमेंटेशन यानी कमेंट में हम कुछ लिख चुके हैं, डॉक्यूमेंटेशन खास करके डिस्क्राइब कर चुके हैं, तो वो फ्यूचर डेवलपर को भी उस सेक्शन तक पहुंचने में मदद करेगा। तो 2 एडवांटेज तो यहां हो गए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ट्विशा हैज गॉट कंफ्यूज्ड विथ ए फ्यू टैग्स and their attributes help her match the tag with correct attribute। सिंपल टेबल है, मैच करना है किसका कौन सा एट्रीब्यूट है। सिंपल है, फेस हमेशा फॉन्ट में होता है, फॉन्ट मैंने टेक्स्ट का जो अपीयरेंस होता है उसी में फेस होगा, इमेज में फेस नहीं होता, इमेज में इमेज ही होता है। नेक्स्ट, अगर कॉल स्पैन करे तो कॉलम को स्पैन हमेशा हम जब करते हैं तो टेबल के एट्रीब्यूट में, टेबल TRTD, ये TD के साथ होगा कॉल स्पैन। H1 टैग में हम अलाइनमेंट लिख सकते हैं निश्चित रूप से,
और ए टैग में अलाइनमेंट लिखने का कोई औचित्य नहीं होता, सिंपल वो लिंक बनाता है। अलाइनमेंट चाहिए तो उसके पहले कोई और टैग लगा के उसके अंदर रैप करेंगे हम। और एच रेफ है, हाइपर लिंक रेफरेंस है, निश्चित रूप से ये एंकर टैग में ही होगा। दूसरे पेज के रेफरेंस देने के लिए ए टैग का यूज होता है, उसी में एच रेफ होता है जो कि अगले पेज का रेफरेंस देने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेंशन एनी टू एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट टैग अलोंग विथ देयर पर्पस। अभी पिछले क्वेश्चन में देख के आए थे, एक टैग तो वहीं पर था फेस, फॉन्ट फेस इक्वल टू फॉन्ट का नाम लिखते हैं एरियल हो, साइज इक्वल टू साइज लिखते हैं, ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। कलर इक्वल टू कलर लिखते हैं, ये तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। तो 3 प्रॉपर्टी हमने बता दिया है, यहां 2 ही लिखने थे। नेक्स्ट, राइट सुटेबल HTML स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑन वेब पेज इन एप्रोप्रिएट सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट फॉर्म। चूंकि सब स्क्रिप्ट नीचे वाले को कहते हैं, ये नीचे यहां पर 2 लगा हुआ है, और सुपर स्क्रिप्ट इसको कहते हैं। तो HTML में इसके लिए लिखना है हमें। तो अगर मान ले कि किसी पैराग्राफ में लिखना है, कोई जरूरी नहीं कि पैराग्राफ में लिखें, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि हम ये एक पैराग्राफ के अंदर लिखना चाहते हैं, तो P यहां से शुरू हो गया और P को हम यहां पे बंद कर देंगे। इसी के बीच हमें लिखना है, पहला है CO, तो CO को एज इट इज लिख दें। लेकिन 2 जो है सब स्क्रिप्ट है, तो सब शुरू होगा, यहां पे 2 लिखा हुआ है, 2 को लिखेंगे और फिर सब को बंद कर देंगे। इन सेम वे दूसरा B है, उसमें भी अगर हम चाहते हैं P टैग के अंदर लिखना, चूंकि ऐसा नहीं कहा गया है कि पैराग्राफ टैग के अंदर लिखना है, तो आप चाहें तो P स्टार्ट और P क्लोज छोड़ सकते हैं, केवल इतना अगर हम लिखते हैं तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। तो फिर P से शुरू करते हैं X, और यहां सुपर स्क्रिप्ट में 2 है, तो हम यहां लिखेंगे SUP2 और SUP को बंद करेंगे। दैट्स ऑल, ये हमारा कंप्लीट हो गया।